Welcome to Ind As 23 borrowing cost. Now we will start with borrowing cost. So, capitalization of borrowing cost must be directly attributable to a qualifying asset being मतलब क्या borrowing cost को हम कब कब capitalize कर सकते हैं must be directly attributable to a qualifying asset being acquisition of asset which takes a substantial period of time to get delivered, acquisition of asset, production of asset, construction of asset. So acquisition of asset which takes substantial period of time to get delivered, production of asset which takes substantial period of time to get manufactured, construction of asset which takes substantial period of time to get ready for the intended use. मतलब इसका मतलब क्या है कि हम कब कब बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो तीन कंडीशन है कि अगर जब हम एक्विजिशन करें तो एक्विजिशन ऑफ असेट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की डेफिनेशन नहीं दी है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कितना पीरियड सब्सटेंशियल पीरियड कहला सकता है। सेकंड कंडीशन है प्रोडक्शन ऑफ असेट which takes a substantial period of time to get manufactured। मतलब ये इन्वेंट्री के रिलेटेड है कि अगर कोई वाइन बना रहा है तो उसमें प्रोडक्शन साइकिल ही बहुत लंबी है, तो हम उस पे लिया गया लोन बोरोइंग उस पे लिया गया लोन का इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो सेकंड वाज प्रोडक्शन ऑफ असेट and third was construction of asset which takes substantial period of time to get ready for the intended use। So इसमें अगर कोई असेट को मतलब पीपी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो अगर उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है इंटरनेट यूज पे लाने के लिए तो वो भी उसका भी इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकता है। बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ भी बोरोइंग कॉस्ट में हम कैलकुलेट करें वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आईआरआर से कैलकुलेट होना चाहिए। ये सब सम्स में काम आएगा। सो सम्स में वो देखेंगे। स्कोप डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ओनर्स फंड। मतलब इसमें डिविडेंड नहीं आएगा, बोरोइंग कॉस्ट में डिविडेंड नहीं आता, सिर्फ मतलब हम एक तरीके से फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं बट डिविडेंड नहीं आता। इंक्लूड्स रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल व्हिच इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। डिविडेंड ऑन सच कैपिटल इफेक्टिवली काउंटेड एज इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोल रहा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। अब वो तो एक तरीके की लायबिलिटी है, भले इक्विटी शायद दिखती है बट एज एन होल नेचर देखे तो उसका लायबिलिटी का ही नेचर है। सो उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो हम फाइनेंस कॉस्ट मान के उसको बोरोइंग कॉस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल व्हिच इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, मतलब वो एक तरीके की फाइनेंशियल लायबिलिटी है। मतलब हमें आज नहीं तो बाद में 5 साल बाद भी रिडीम करना है, सो वो एक हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। सो डिविडेंड ऑन सच कैपिटल इफेक्टिवली अकाउंटेड एज इंटरेस्ट। मतलब वो जो डिविडेंड है, वो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड हम भले नहीं दे रहे हैं बट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में जो कर रहा है वो इंटरेस्ट तरीके से काउंट होगी और वो विल बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। स्कोप में ये दो चीज आ गई। अब स्कोप ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अब क्वालिफाइंग एसेट में क्या क्या है, स्कोप इन आइटम्स पीपी इंड एस 16, इंटेंजिबल एसेट्स इंड एस 38, इन्वेंट्री इंड एस 2 में जो कवर किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एस 42 व्हिच टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी। मतलब ये जो पूरी तीन चीज देखी वो यहाँ पे आ गई, पीपी आ गई, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो व्हिच टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी, उसको क्वालिफाइंग एसेट हम बोल देंगे। स्कोप्ड आउट आइटम्स क्या क्या है, बायोलॉजिकल एसेट इंड एस 41 में कवर होता है, फाइनेंशियल एसेट इंड एस 32, 107 एंड 109, इन्वेंटरी प्रोड्यूस्ड ऑन रिपीटेटिव बेसिस। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब इसमें क्या है कि हमने ये पॉइंट देखा कि प्रोडक्शन ऑफ एसेट व्हिच टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट मैन्युफैक्चर्ड। इसमें हमने एग्जांपल लिया वाइन का। अब रिपीटेटिव बेसिस में एग्जांपल है टेक्सटाइल का। वाई टेक्सटाइल, मतलब टेक्सटाइल में ऐसा वी कैन से कि हमें 10,000 मीटर्स का कपड़ा बनाना है तो हम उसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बोल देंगे, क्योंकि वो एक रिपीटेटिव बेसिस पे काम हो रहा है। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 1 मीटर तो बन ही रहा है ना, उसमें ऐसा 1 मीटर बनाने में तो कोई सब्सटेंशियल पीरियड नहीं लग रहा है ना। वो तो आप पूरा ऑर्डर बनाने में टाइम लग रहा है तो उसके हिसाब से आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सो इन्वेंटरी प्रोड्यूस ऑन रिपीटेटिव बेसिस, मतलब टेक्सटाइल में कपड़ा तो बार बार मतलब वही बन रहा है ना, 1000 मीटर, बट रिपीटेशन हो रहा है। सो इट कैन बी क्लासिफाइड एज हम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं उसको बनाने के लिए। AS16 defines substantial period of time being 12 months, while Ind AS 23 does not satisfy substantial period of time। मतलब AS16 used to classify 12 months. Here there is no clarification. Ind AS 23, no clarification. Management decide करेगी कि क्या होगा। So now let's start with an example.
X Limited has borrowed a loan from a bank of rupees 1 lakh. Loan processing charges are rupees 50,000. Interest rate is 9% per annum. Principal amount is repayable at the end of third year whole review treatment as per Ind As 16 and Ind As 23. So first only तो क्या है कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 10,000 लेके आ गए. सेकेंड, लोन चार्जेस जो है, अब लोन चार्जेस दो तरीके से हम कर सकते हैं कि पीएनएल में ले जाके दिखा सकते हो या फिर यहाँ पे लोन चार्जेस. सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लोन चार्जेस 50,000. इसकी सेकेंडरी एंट्री क्या हो सकती है, जैसे कि कैश बैंक अकाउंट 9,50,000 से ही करो, लोन चार्जेस 50,000 टू लोन 10 लाख, मतलब दोनों का ये इन दोनों की नेट एंट्री तो वही है. सो वी कैन डू लाइक दैट ऑल्सो. नाउ लोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 16,000, 1,600, 667. अब नाउ लोन चार्जेस टू कैश बैंक, अब ये क्या है, 16,667. अब ये 50,000 को डायरेक्ट डायरेक्ट पे नहीं करना है हमें, टुकड़ों टुकड़ों में करना है. सो वी डिवाइडेड इट इन थ्री पार्ट्स. सो 50,000 डिवाइड बाई थ्री, 16,667. तो तीनों साल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको हम राइट ऑफ कर देंगे. नाउ कैलकुलेट आईआरआर, मतलब अब हमें इंटरेस्ट ढूंढना है कि हम बोरोइंग कॉस्ट में कितना ले जा सकते हैं. नाउ कैलकुलेट आईआरआर, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि बोरोइंग कॉस्ट में जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आईआरआर के बेसिस पे कैलकुलेट होगा. सो एट द राइट 9% तो 10,000 ही था कैश फ्लो के हिसाब से, क्योंकि हमें दिया ही है कि अगर 9% से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कि उसकी वैल्यू 10 लाख आ जाएगी. अब हम 12% से करते हैं. सो 90,000 का कैश फ्लो और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर 10,90,000 का कैश फ्लो. उसकी पीवी तीनों 3 साल की वो आ गए 927,844. नाउ 9% प्लस कहाँ थे, कहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंच गए, कहाँ है, कहाँ पहुंचना, कहाँ पहुंचना था और कहाँ पहुंच गए. सो 10 लाख माइनस 9,50,000, 10 लाख माइनस 92784 इंटू थ्री, मतलब वो 12% का जो ईयर्स का परसेंटेज का डिफरेंस जो लिया है. सो 9% प्लस 50,000 डिवाइड बाई 72156 इंटू थ्री, 11.08%. अब इसको कैसे बुक करेंगे, बाय बैंक 10 लाख किया, बाय टू बैंक के लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 50,000 का. अब इन दोनों पे मतलब नेट इफेक्ट 9,50,000 पे 11.08%, 105260. अब पेमेंट कितना हो रहा है एक साल में, 90,000, मतलब इंटरेस्ट का हम पेमेंट करते जाएंगे 10 लाख पे. सो टू बैंक 90,000, टू बैलेंस 965260. अब सेम तो ओपनिंग बैलेंस आ गया. ये बाय फाइनेंस कॉस्ट जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर 11.08% फाइनेंस कॉस्ट की तरह कैपिटल बुक कर देंगे. टू बैंक 90,000, तो ओपनिंग बैलेंस 982210 बाय फाइनेंस कॉस्ट टू बैंक. Then now cost of self constructed asset is rupees 10 lakh. Borrowing cost eligible to be capitalized is rupees 1 lakh. At what amount will the borrowing cost be capitalized if recoverable amount of asset is 11 lakh, 9 lakh and 10 lakh 60,000. अब इसमें क्या है कि कॉस्ट 10 लाख है, मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन 1 लाख तक हो सकता है. At what amount will be the borrowing cost be capitalized if recoverable amount is 11 lakh. हम दो अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट. अब पीएनएल में पहले तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गई है, 11 लाख. पहले तो कॉस्ट लिख देते हैं 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख. अब रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख हो गई है, मतलब एक 1 लाख ज्यादा हो गई है. तो हम 1 लाख तक तो कैपिटलाइज कर ही सकते हैं. सो 1 लाख तो कैपिटलाइज कर देंगे, 11 लाख पीएनएल में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट इज हायर. नाउ इन द सेकेंड केस 9 lakhs, 9 lakhs का मतलब 1 लाख का लॉस हो गया है. सो पहले बैलेंस शीट में तो कुछ ही नहीं जाएगा, अक्यूमुलेटेड लॉस की तरह जाएगा. अक्यूमुलेटेड क्योंकि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 9 lakhs को लानी है, सो अक्यूमुलेटेड लॉस माइनस अक्यूमुलेटेड लॉस आ जाएगा. अब जो इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया वो 1 लाख, वहां से जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, और बोरोइंग कॉस्ट माइनस होगी फ्रॉम पीएनएल बिकॉज 9 लाख हो गया है उसकी वैल्यू. नाउ फॉर 10,60,000, 10 lakhs की कॉस्ट है. अब बोरोइंग कॉस्ट मैक्सिमम 60,000 ही कैपिटलाइज कर सकते हैं क्योंकि 60,000 का ही वो हुआ है
मतलब 10,60,000 मतलब, हाँ ऐसा क्या, ये बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल टू बी कैपिटलाइज इज ₹1 लाख, मतलब मैक्सिमम कोई भी एसेट की वैल्यू 11 लाख मतलब फेयर वैल्यू मार्केट में आज 11 लाख हो सकती है उसकी। बट अगर रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख है तो 11 लाख 11 लाख है। सो कोई भी कॉस्ट बुक नहीं होगी और वो सीधा बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा। अब 9 लाख हुई तो इम्पेयरमेंट हुआ, 1 लाख का इम्पेयरमेंट, और टोटल टोटल नेट इफेक्ट 2 लाख से कम हुई, मतलब 11 लाख से 1 लाख का तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दिया, बट अब दूसरा 1 लाख जो कम हुआ वो बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, वो पीएनएल में चार्ज कर देंगे। अब 10,60,000 में कैसा हुआ कि 11 लाख की 11 लाख की फेयर वैल्यू है, बट हम 10,60,000 हो गया, तो 40,000 कम हुआ तो वो बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस होगा, और जो 60,000 है वो कैपिटलाइज होगा बोरोइंग कॉस्ट में। सो जो बुक में वैल्यू आ जाएगी वो 10,60,000 आ जाएगी। सो दिस इज डन। ये याद रखना है कि आईआर के हिसाब से हमें फाइनेंस कॉस्ट बुक करना है, और जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस था वो इक्वली सभी साल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ, टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स: स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग्स। अब स्पेसिफिक में क्या गया, कैपिटलाइज इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स सब्जेक्ट टू द पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये आएगा बाद में, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट नाउ। इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी जगह पर, मतलब अगर कोई फंड लिया है तो हम, हमारे पास तो रखने के लिए नहीं लिया, यूज करने के लिए है, बट अगर कहीं पे यूज नहीं हो रहा है थोड़े दिन, थोड़े टाइम के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए, तो हम वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। वो वही फंड को टेम्पररी इन्वेस्ट करके रखते हैं क्या कि थोड़ी भी इनकम जो हो वो होती रहे। सो वो इनकम माइनस कर देंगे। अब जनरल बोरोइंग्स में 3 स्टेप: कैलकुलेट कैलकुलेट वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग्स, calculate weighted average rate of borrowings, calculate weighted average expenditure incurred. General borrowing cost is equal to average expenditure minus specific borrowing into weighted average rate of interest. Average expenditure into specific borrowing into weighted average rate of interest. ये सम्स में आएगा, so don't worry. Now, period of capitalization. Period of capitalization क्या क्या है? Period of capitalization में क्या है? Commencement of capitalization, when all the following assets all the following events are completed, entity will start capitalization। मतलब इन तीनों में से जो भी लेटर होगा, लेटर सबसे लास्ट में जो होगा उसका वो हम स्टार्ट मतलब कमेंसमेंट डेट मान लेंगे। सो व्हाट आर द 3 पॉइंट्स? एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग स्टार्टेड, मतलब उसको डेवलप करना हमने चालू कर दिया। बोरोइंग कॉस्ट है स्टार्टेड टू इनकर, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमने 1 अप्रैल को लोन ले लिया और हम एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं 1 जून को। सो बोरोइंग कॉस्ट 1 अप्रैल को जो अप्रैल को शुरू हो गया। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे 1 जून को एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट किया, बोरोइंग कॉस्ट टू इनकर ऑन 1 अप्रैल, एक्सपेंसेस ऑन qualifying asset are started to incur whichever is later, मतलब एक्सपेंसेस एक साथ को शुरू इनकर होना शुरू हो गए। सो whichever is later, 1 जुलाई को हम कमेंसमेंट डेट मान लेंगे पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन का। Now, suspension of capitalization: when active development of qualifying asset is interrupted for an extended period due to abnormal reasons, then entity shall suspend capitalization of borrowing cost and charge it to P&L. Example: natural calamity, pandemic, labor strike, court stay order, etc. Temporary delay which is necessary for further development of qualifying asset will not be considered as suspension. Example: delay in construction of bridge due to checking of high watering level। मतलब अगर कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना तो उसमें वाटरिंग लेवल चेक करना पड़ता है, तो अगर वो कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कि वो कोई सस्पेंशन नहीं है, वो असेट को बनाने के लिए ही काम आ रहा है। Now, cessation of capitalization. Entity will cease to capitalize borrowing cost when borrowing cost is not being incurred anymore, asset is ready for use। borrowing cost incur ही नहीं हो रही है या फिर asset ready for use हो गए, तो उसमें हम cease कर देंगे। Now, we will take an example. XYZ has following borrowings: 1/4/2019 को 9% loan of rupees 10 lakh, IRR 10% for qualifying asset X specific loan है। 1/5/2000 8% loan of rupees 20 lakh general loan, 1/6/2019 10% loan of rupees 30 lakh general loan। XYZ Limited is constructing two qualifying asset X and Y. For both the assets, active development was started on 1/7/2019. Expenses incurred on the both the assets are as follows: 1/8, 1/12, 1/1 January. Both the assets are ready for intended use as on 29th Feb 2020. In November 2019, there was a labor strike due to which construction of both the assets was suspended for 15 days। Calculate borrowing cost to be capitalized। अब देखो,
वो तीन कंडीशन, एक्टिव डेवलपमेंट, बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन असेट व्हिचएवर इज लेटर। सो एक्टिव डेवलपमेंट 17, बोरोइंग कॉस्ट इन तीनों में से लेटर 1 अगस्त है। सो 1 अगस्त से हम कैपिटलाइजेशन शुरू कर देंगे। और कैपिटलाइजेशन कब तक करना है? 29 Feb 2020। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 7 महीने हो गए। तो 7 महीने माइनस 0.5 मंथ जो टेम्पररी वो सस्पेंड हो रहा है, तो पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन 6.5 महीने। नाउ सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, capitalization of borrowing cost will be suspended for 15 days due to labor strike cessation when borrowing cost is no more available 29 Feb। मतलब वो दो कंडीशन जो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, या फिर सिचुएशन में अवेलेबल फॉर यूज इज रेडी फॉर यूज और बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट बीइंग इनकर्ड। अब यहाँ पे रेडी फॉर यूज हो गया है 29 फेब को, तो वहां तक सीज हो जाएगा। नाउ स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब ये जो 10 लाख का लोन है वो हम आईआरआर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे जो भी बोरोइंग कॉस्ट है वो सब आईआरआर के हिसाब से कैलकुलेट होगी। एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड 10 लाख इंटू 10.5% इंटू 12/12, 1 लाख 5%, 1 लाख 5,000 माइनस टेम्पररी रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। वो जो मैंने समझाया कि इसके फॉर्मेट है, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड माइनस टेम्पररी रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सचेंज डिफरेंस टू बी कैपिटलाइज्ड एज बोरोइंग कॉस्ट। सो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट 1 लाख 5,000, टेम्पररी इनकम कुछ है नहीं, एक्सचेंज डिफरेंस भी कोई है नहीं। सो 1 लाख 5,000। अब बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज क्या करेंगे? 1 लाख 5,000 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, 6.5 डिवाइड बाई 12। अब इसमें एक कैच पॉइंट है कि दोनों जगह पे डिवीजन में 12 ही लेना है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि 6.5 डिवाइड बाई, जो यहाँ पे पीरियड मतलब यहाँ पे तो चलो 1 अप्रैल को लोन लिया, शायद 1 जून को लिया हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं लेने का कि जो जितना लोन लिया है उतना, बट वी हैव टू टेक 12 months in both the you can say the formula or both the points। सो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनका 1,05,000, उसमें 12/12 लेके हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। और अब पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन के हिसाब से करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 56,875 इन फर्स्ट 2 पॉइंट, दैट इज ऑलवेज 12 मंथ्स। ये याद रखना है कि पहले 2 पॉइंट मतलब जो स्पेसिफिक बोरोइंग के दोनों पॉइंट्स है उसमें दोनों में 12 मंथ्स ही है। जनरल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, अब जनरल कॉस्ट में क्या क्या है? 20 लाख इंटू 8% इंटू 11/12। अब 1.5 को लिया है 31st मार्च तक हमें जाना है। सो 1.5 से 31st मार्च, 20 लाख इंटू 8% इंटू 11/12 प्लस 30 लाख इंटू 10% इंटू 10/12, 20 lakhs इंटू 11/12, 30 lakhs इंटू 10/12। जनरल ये इंटरेस्ट आ गया। ये इसका मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम? टाइम वैल्यू के हिसाब से उसको वेट दे रहे हैं, सभी को टाइम वैल्यू के हिसाब से वेट दे रहे हैं। नाउ 3,96,966 डिवाइड बाई 43,33,332 और उसका जो वेटेड एवरेज रेट आएगा वो 9.15% आ गया। नाउ वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है? फर्स्ट एट फॉर असेट एक्स 1x 6 लाख, वन मतलब 1 अगस्त को 6 लाख किया था, 1 दिसंबर को 1 लाख किया और 1 जनवरी को 5 लाख किया। अब इसको भी टाइम वैल्यू के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वेट्स देके, माइनस जो स्पेसिफिक बोरोइंग में हमने हमने कर दिया। स्पेसिफिक बोरोइंग में से जो भी खर्चे हुए वो सब माइनस हो जाएंगे, मतलब 6 लाख, 1 लाख माइनस 3 लाख, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग 10 लाख की थी और हमने एक्सपेंडिचर कितना किया? हमने एक्सपेंडिचर 12 लाख का किया, 12 लाख का एक्सपेंडिचर किया। सो अल्टीमेटली इफेक्ट तो क्या आ गए? 2 लाख इंटू 3/12। मतलब पहले पहले तक तो 10 लाख की यूज करेंगे, फिर हम जनरल उसमें जाएंगे। सो नाउ ये आ गया असेट एक्स का वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर कि 50,000 ऑन एन एवरेज जनरल बोरोइंग में से हमने यूज किया। नाउ फॉर असेट वाई वो आ गया 11.58 lakhs, 11.5833 ऐसा कुछ आ रहा है। नाउ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर 50,000 और एसेट वाई का 11,58,333, वेटेड एवरेज 9.1538, वेटेड एवरेज 9.1538। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज क्या करेंगे? 50,000 इंटू 9.1538 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, मतलब इसका 2479 और इसका 5473 थी। मतलब ये जो बोरोइंग कॉस्ट आए अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मतलब वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर इंटू वेटेड एवरेज रेट इंटू पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। So this was the points of borrowing cost of general
general borrowings and specific borrowings.